नमस्कार दोस्तों। राज्यसभा चुनावों की सीरीज पूरे साल हम चलाने वाले हैं। वैसे इस साल राज्यसभा की जिन 70 से अधिक सीटों पर चुनाव होने जा रहा है उनके ज़्यादातर चुनाव जुलाई अगस्त तक ख़त्म हो जाएंगे। कोई एक आध सीट ही बाद के लिए बचेगी और सारे जितने भी महत्वपूर्ण बड़े बड़े नेता हैं उन सब के भाग्य का फैसला अगले 2-3 महीनों में होने जा रहा है कि वो फिर से राज्यसभा की शोभा बढ़ा पाएंगे या नहीं। जैसे पी चिदम्बरम, संजय राउत, प्रफुल्ल पटेल, पीयूष गोयल, विनय सहस्त्रबुद्धे, कई ऐसे नाम हैं जिनके रिटायरमेंट का समय नज़दीक आ रहा है और पार्टियों के भीतर एक विचार मंथन ये चल रहा है कि इन्हें फिर से कैसे भेजा जाए। जैसे कांग्रेस के सामने तो बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरीके से पी चिदम्बरम को फिर से राज्यसभा में भेजे। कपिल सिब्बल भी रिटायर हो जाएंगे बहुत जल्द, उन्हें भी भेजने की चिंता निश्चित रूप से कांग्रेस में रही होगी। लेकिन चूंकि कपिल सिब्बल के तेवर पिछले काफ़ी समय से कांग्रेस के खिलाफ हैं, सोनिया गांधी हाईकमान के खिलाफ हैं, तो शायद उन्हें ना भेजा जाए। लेकिन फिर भी पी चिदम्बरम को गुड लिस्ट में माना जाता है और उन्हें राज्यसभा में भेजने के लिए कांग्रेस फिर से प्रयास करना चाहेगी। देखिए, मैं आज इस वीडियो में ख़ासतौर से चर्चा करना चाहूँगा महाराष्ट्र की 7 सीटों के बारे में। महाराष्ट्र की एक सीट जो मनोनीत सांसद होते हैं राज्यसभा के, जिसे सरकार सीधे राष्ट्रपति से मनोनीत करा लेती है, 12 ऐसे सांसद होते हैं, आप सब जानते ही हैं। उनमें से एक हैं छत्रपति संभाजी। छत्रपति संभाजी मई में रिटायरमेंट इनका आ रहा है। ये 13 जून 2016 को राज्यसभा सांसद बनवाए गए थे बीजेपी के द्वारा और 3 मई 2022 को इनका रिटायरमेंट आ रहा है, यानी कि इनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है। अब बात ये है कि छत्रपति संभाजी जो है वो मराठा परिवार साहूजी महाराज के वंशज माने जाते हैं। पिछली बार तो बीजेपी ने इन्हें मनोनीत करा दिया था, लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि इस बार इन्हें मनोनीत वाली कैटेगरी के बजाय महाराष्ट्र में जो चुनाव वाली कैटेगरी की जो 6 सीटें जिनका चुनाव होने जा रहा है और जिनका चुनाव जुलाई में होगा, उन सीटों के लिए इनके नाम का प्रयास किया जाए कि इन्हें नामांकित न करा के इन्हें सीधे इलेक्टेड कराया जाए, चुनाव में इन्हें लड़ाया जाए, बाकायदा चुनाव जीता जाए। वैसे आपको बताऊं कि जुलाई महीने में जो सीटें खाली होंगी, ख़ास तौर से उनके बारे में बता दूं कि कांग्रेस के पी चिदम्बरम रिटायर हो जाएंगे 4 जुलाई को। सब 4 जुलाई को ही रिटायर होंगे, जितने भी महाराष्ट्र के जिन 6 सदस्यों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और महाराष्ट्र के कोटे से ही बीजेपी के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं, ये भी 4 जुलाई को रिटायर हो जाएंगे। और डॉक्टर विकास महात्मे पद्मश्री विजेता हैं, फेमस आई स्पेशलिस्ट हैं, नेत्र चिकित्सक हैं, नागपुर के हैं और इन्हें बीजेपी ने सांसद बनवाया था। फर्स्ट टाइमर हैं, पहली बार सांसद बने थे, ये भी रिटायर होने जा रहे हैं। एनसीपी के बड़े नेता हैं प्रफुल्ल पटेल, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, पहले एविएशन मिनिस्टर रहे हैं और इनकी सबसे खास बात ये है कि ये शरद पवार के बिल्कुल करीबी माने जाते हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल होली के मौके पर जब शरद पवार ने अमित शाह से अहमदाबाद में मुलाकात की थी, तो उस मुलाकात को अरेंज कराने में गौतम अडानी के साथ प्रफुल्ल पटेल का पूरा सहयोग रहा था। प्रफुल्ल पटेल उस मीटिंग में मौजूद रहे थे। तो प्रफुल्ल पटेल जो हैं वो शरद पवार के हर ब्लैक एंड वाइट काम में उनके साथ रहते हैं, तो इन्हें तो निश्चित रूप से शरद पवार निर्वाचित करवाना ही चाहेंगे। तो प्रफुल्ल पटेल रिटायर हो रहे हैं और संजय राउत जो बड़बोले नेता हैं शिवसेना के, वो भी रिटायर होने जा रहे हैं। और बीजेपी के एक और नेता हैं डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे, लंबे समय तक पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं। अगस्त 2014 से सितंबर 2020 तक ये पार्टी के उपाध्यक्ष थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। और विनय पी सहस्त्रबुद्धे को भी निश्चित रूप से बीजेपी चाहेगी कि फिर से पार्लियामेंट में भेजा जाए, क्योंकि राज्यसभा में सभी पार्टियां यह चाहती हैं कि ऐसे लोगों को भेजा जाए जिससे पार्टी का स्तर ऊँचा उठे, जो अच्छी डिबेट्स कर सकें, अच्छी चर्चाओं में भाग ले सकें और पार्टी के जो थीम है या पार्टी का जो एक बेस है, जो उनकी सोच है, उनकी आइडियोलॉजी है, उसको वो सदन के उच्च सदन में अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकें। तो अब यहाँ पर मुद्दा बनता क्या है? मुद्दा ये बनता है कि देखिए, जो एक नामांकित सीट है मई में जो नॉमिनेटेड हैं छत्रपति संभाजी, वो तो मई में रिटायर हो जाएंगे
और मई में रिटायर हो जाएंगे तो इस सीट पर हो सकता है कि बीजेपी किसी और को नामांकित करा दे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि छत्रपति संभाजी को नामांकित फिर से करा दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के चुनावों को देखते हुए और मराठाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के उद्देश्य से हो सकता है कि बीजेपी ये चाहे कि इन्हें जो 6 सीटों का चुनाव जुलाई में होने जा रहा है उसमें से किसी एक सीट के लिए इनके लिए ट्राई किया जाए। वैसे जो इस समय महाराष्ट्र की विधानसभा में राजनीतिक दलों की स्थिति है उसके हिसाब से जो ये 6 सीटें खाली होने जा रही हैं, इन 6 सीटों में से 2 सीटें तो बीजेपी की आसानी से हो जाएंगी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, और एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस, इन तीनों की एक एक सीट हो सकती है। कांग्रेस ये चाहती है कि महाराष्ट्र का जो कोटा है जहाँ से अब पी चिदम्बरम है राज्यसभा सांसद, उस सीट से महाराष्ट्र के ही एक अन्य बड़े नेता मुकुल वासनिक को भेजा जाए। मुकुल वासनिक के बारे में आपको मैं बता दूं कि मुकुल वासनिक बड़े सीजेंड और एक मैच्योर किस्म के नेता पार्टी में माने जाते हैं, और अक्सर जब ये चर्चा चलती है कि सोनिया गांधी के बाद किसको पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए तो उसमें सबसे पहला नाम मुकुल वासनिक का चलता है। उनके नाम पर सिब्बल भी सहमत हो जाते हैं, ग्रुप 23 के लीडर भी सहमत हो जाते हैं और पार्टी के जो मुख्य नेता हैं वो भी सहमत हो जाते हैं, क्योंकि नॉन कंट्रोवर्शियल नाम है मुकुल वासनिक और उनके नाम पर सबकी सहमति हो जाती है। तो कांग्रेस ये चाहेगी कि जो हमारी एक सीट है हमारे हिस्से की, वो चिदम्बरम को देने के बजाय हम इस बार मुकुल वासनिक को दे दें। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जून महीने में ये चुनाव तो महाराष्ट्र के तो जुलाई में होंगे, जून महीने में तमिलनाडु की 6 सीटें राज्यसभा की खाली हो रही हैं और कांग्रेस वहाँ से ये कोशिश कर रही है कि चूँकि एमके स्टालिन जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, डीएमके के नेता, उनके साथ मिलकर कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ी थी पिछली बार, तो कांग्रेस ये चाहती है कि अगर एमके स्टालिन वहाँ से हेल्प कर दें तो हम एक राज्यसभा सांसद अपना पी चिदम्बरम भेज सकते हैं तमिलनाडु के कोटे से। और वैसे भी साउथ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं पी चिदम्बरम, हो सकता है कि उनके नाम पर एमके स्टालिन सहमत भी हो जाएं। तो ये कोशिश रहेगी कांग्रेस की कि जून के महीने में जो चुनाव हो तमिलनाडु का, वहाँ से कोशिश कर ली जाए पी चिदम्बरम के लिए, और फिर जब जुलाई में चुनाव आए महाराष्ट्र की एक सीट जो कांग्रेस की बिल्कुल पक्की है महाराष्ट्र से, वहाँ से मुकुल वासनिक का नाम चलाया जाए। दूसरी ओर प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के जो नेता हैं, उन्हें लेकर एनसीपी के अंदर एक थॉट है कि वो तो निश्चित रूप से जाएंगे ही। संजय राउत जाएंगे या नहीं ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके से संजय राउत उद्धव ठाकरे के लिए खुलकर बोलते हैं, बीजेपी पर हमला करते हैं और राज्यसभा में जिस तरह से एग्रेसिव होकर वो हर बात का जवाब देते हैं, उनका जो अखबार है शिवसेना का सामना, उसके एडिटर भी हैं, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि शायद संजय राउत को फिर से शिवसेना भेजना चाहेगी, लेकिन अभी इस बारे में कुछ श्योर नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर दिलचस्प बात क्या बनती है? दिलचस्प बात ये बनती है कि एक शिवसेना का, एक कांग्रेस का, एक एनसीपी का, 3 तो इनके बनने पक्के हैं अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। स्ट्रेंथ के हिसाब से बीजेपी चूँकि सबसे बड़ी पार्टी है यहाँ की विधानसभा में राज्य की, तो उसके 2 सांसद बिल्कुल पक्के हैं। अब वो विनय पी सहस्त्रबुद्धे और डॉक्टर विकास महात्मे, इनको शायद इस बार ना ट्राई करें क्योंकि ये फर्स्ट टाइमर हैं, एक बार इन्हें राज्यसभा सांसद बनाया जा चुका है। अगर इन्हें ओबलाइज ही करना है तो किसी दूसरे राज्य से भी किया जा सकता है। तो बीजेपी यहाँ से कोशिश करेगी कि किन्हीं और नेताओं को, महाराष्ट्र के दूसरे नेताओं को यहाँ से आगे बढ़ाया जाए। वैसे पीयूष गोयल का तो तय मान लीजिए कि पीयूष गोयल तो निश्चित रूप से जाएंगे। अब 3 सीटें बीजेपी की खाली हो रही हैं और जिन जितवा सकते हैं वो सिर्फ 2 को, तो एक स्थिति में इनके लिए पीयूष गोयल पक्के हैं। अब बाकी दूसरी सीट के लिए विनय सहस्त्रबुद्धे का प्रयास करेंगे ये, या डॉक्टर विकास महात्मे के लिए प्रयास करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है इस बारे में। दूसरी ओर इसमें कांग्रेस की जो एक सीट है उसके लिए चर्चाएं तो ये भी थी कि शरद पवार ये चाहते थे कि हम गुलाम नबी आज़ाद के लिए ट्राई करें। आपको मैं बताऊं कि एक सीट ऐसी फंसेगी, 6ठी सीट यहाँ की, जैसे एक सीट तो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की हो गई, 2 बीजेपी की हो गई, तो 6ठी सीट ऐसी होगी जिसके लिए सबको मैनेज करने पड़ेंगे। जैसे कांग्रेस के कुछ वोट बचेंगे, बीजेपी के भी कुछ वोट बचेंगे, एनसीपी के भी कुछ वोट बच जाएंगे, तो इन सब के लिए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो इनका गठबंधन है, अगर ये तीनों मिलकर कोशिश करेंगे तो 6ठी सीट ये जीत सकते हैं। और शरद पवार ये चाहते हैं कि इस 6ठी सीट से, और यानी कि जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की जो 4थी सीट होगी राज्यसभा की, उससे गुलाम नबी आज़ाद के बारे में ट्राई किया जाए।
आप जानते होंगे कि गुलाम नबी आज़ाद को पिछले दिनों ये भी चर्चा आई थी कि बीजेपी कोशिश कर रही है अपनी ओर मिलाने की, उन्हें कश्मीर में भावी सीएम फेस के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन शरद पवार चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जैसे आदमी को बीजेपी के पाले में ना जाने दिया जाए। वैसे कांग्रेस के अंदर चर्चा तो ये भी थी कि मिलिंद देवड़ा जो ग्रुप 23 के लीडर हैं उनको इसके लिए ट्राई किया जाए। अब उसमें इच्छा ये होगी कि राहुल गांधी ऐसा चाहेंगे नहीं, या फिर शरद पवार उद्धव ठाकरे इसके लिए तैयार होंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दूसरी ओर बीजेपी भी ये कोशिश कर सकती है कि वो तीसरी सीट के लिए जाए। तीसरी सीट के लिए उसके पास भी कुछ सरप्लस सीटें बची रहेंगी, तो इस सरप्लस वोट विधायकों की बची रहेंगी, तो वो भी अंदर खाने ये समझ रही है बीजेपी कि एमवीए के जो तीनों गठबंधन के दल हैं, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, इनके बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो यहाँ की जो एक सीट है उसके लिए चुनाव दिलचस्प रहेगा। देखने वाली बात होगी कि ये बीजेपी के खाते में जाती है या महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के खाते में जाती है। तो राज्यसभा चुनाव के बारे में हमारी जो अपडेट्स हैं वो लगातार आ ही रही है इस चैनल पर। और अगर आपको राज्यसभा की ये सीरीज चुनावों की आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार देर मत कीजिए, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। और लाइव अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि लाइव आने का जब मेरा सिलसिला होता है और जब लाइव मेरा वीडियो आता है तो फिर आप जुड़ नहीं पाएंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।